जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आपके लिए आज फिर लेकर आई हूँ MCQs EVS के, जो आपके वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी नया स्टूडेंट मैम एंड सर हमारी क्लास में ज्वाइन हो रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को, और हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आते हैं कि विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जो आपका ग्रीन पी होती है उसके बारे में पूछा गया है। जो हरी मटर होती है ना, तो वो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? इसके लिए मैं आपको 20 सेकेंड का समय भी देती हुई चलूँगी ताकि आप उसे अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा, है ना। जो भी आपको सही आंसर लगता है उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है ना। तो पूछा गया है विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, है ना। चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अब इसका क्या आंसर लगाने वाले हैं, है ना। आप सब लोग आंसर देते हुए भी चलेगा। आई होप आप सब लोग आंसर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चल रहे हैं। और साथ में ही अगर आप नए स्टूडेंट हैं मैं, है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार प्लीज़ सब लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा हरी मटर होती है। क्या होती है? चीन में सबसे ज़्यादा हरी मटर होती है, याद रखें ना। और हमारा भारत जो है वो आपका चीनी, है ना। किसमें? चीनी। चीनी मतलब शक्कर। शक्कर में, है ना, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। और जो भी आपके हम बोल सकते हैं कॉर्न वगैरह जो मोटे अनाज होते हैं उनके भी उत्पादन में अग्रणी है, ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्षमता, कैपेसिटी के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं? जहाँ पर जनता के बैठने की व्यवस्था, मतलब बहुत सारी जनता एक साथ बैठ सकती है, वो कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स या ईडन गार्डन, है ना। तो इनका आपको आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले। सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। क्षमता, कैपेसिटी पूछी है ना, वहाँ पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता बैठ सकती है उस स्टेडियम में, तो उस स्टेडियम का आपसे नाम पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर आप लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सब लोगों को राइट आंसर डालते हुए चलना है। क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेडियम पूछा है? क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा है, ये आप आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आप याद रखते हुए चलिएगा, है ना। नरेंद्र मोदी, है ना, हमारे पीएम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखते हुए चलेगा। इनने पहली बार शपथ कब ली थी? 2014 में ली थी, ये भी याद रखना। और वर्तमान में भी आपके ये अभी भी क्या है? आपके सीएम, ये आपको याद रखते हुए चलना है। पीएम है, याद रखते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो ईवीएस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षा की क्रिया आधारित पद्धति के उपयोग करने के क्या सही में क्या सही नहीं है, उसकी जो पद्धति है ना, आपकी क्रिया आधारित जो पद्धति होती है उसमें हम क्या चीज़ उपयोग नहीं कर सकते, उसकी आपको बताना सही नहीं है। मतलब उसके लिए व्याख्यान या निर्देशन की तुलना में तैयारी में कम समय लगता है। ये उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री और विचार की एक श्रृंखला प्रदान करके प्रचार और समर्थन बनाता है। ये कोई अतिरिक्त बोझ बढ़ाता नहीं है। सामग्री एवं रचनात्मक उपयोग छात्रों को संतुष्ट करेगा, ये आपको बताया गया है। तो चलिए से इसका आंसर लगाइएगा, आप क्या आंसर लगाते हैं। और ये मैं आपको 20 सेकेंड का समय भी देती हुई चलती हूँ, है ना। तो आपसे पूछे अगर हम किसी भी शिक्षक मतलब आपके शिक्षक के लिए क्रिया आधारित पद्धति बनाए, मतलब क्रिया के आप अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि पहले हमें कौन सा काम करना है, फिर दूसरा हमें कौन सा काम करना है। इसके आधार पे हम अगर कोई भी क्रिया को तैयार करते हैं तो वो अच्छे से चलती है और सफल भी होती है। अगर हम कोई काम अगर किसी काम को आप सिस्टोमेटिक करते हैं, मतलब पहले आपको क्या करना है, फिर उसके टेस्ट लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, पेपर कब होने चाहिए, बच्चों को कब तक उनका कोर्स कंप्लीट
उनका रिवीजन कब तक करवाया जाए। ऐसे अगर आप कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक बनाते हुए चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मगर इसमें बोला है कि ऐसी कौन सा चीज़ है जो सिस्टमेटिक अगर हम करें तो वो सही नहीं होती है ना। तो उसमें आंसर ए दिया है। आंसर ए में क्या बोलता है, पहले हम टिक कर लेते हैं आंसर को। और आंसर एक बोला है व्याख्यान और निर्देशन की तुलना में तैयारी में कम समय लगता है। देखिए व्याख्यान और निर्देशन की तुलना में अगर हम तैयारी करें तो उसके लिए कम समय लगेगा, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। आप व्याख्यान और निर्देशन करते हैं तो समय आपका ठीक ठीक देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आएगा जैव ईंधन। एल्कोहल के कौन से दो रूपों का मिश्रण होता है। मतलब आप जो एल्कोहल होता है और जैव ईंधन होता है उनमें दो चीज़ें मिश्रित होती हैं, इथेनॉल मेथेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉल, मेथेनॉल प्रोपेनॉल, या मेथेनॉल और आइसोप्रोपिन एल्कोहल क्या मिक्स होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डालिएगा कि आप सही आंसर क्या लगाने वाले। सब लोगों को आंसर करना है इसका, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। देखिए कौन कौन क्या क्या आंसर लगाने वाला है, आप सब लोग आंसर डालते हुए चलेंगे। चलिए सब लोग आंसर दीजिएगा कि सबका आंसर क्या होने वाला है। और इसका आंसर आता है आपका ए। तो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये आपसे, तो ये बोल रहा है कि इथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर, मतलब आपका जो जैव ईंधन होता है ना, जैविक ईंधन जो होता है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, उसमें इथेनॉल और मेथेनॉल दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिलता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक कार्बन शून्य का कार्बन उदासीन क्षेत्र है। अगर कोई कहीं पे स्थान पे कार्बन शून्य है तो उसका उदासीन क्षेत्र आपको कैसा देखने को मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वह क्षेत्र जो साइट पर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा पैदा करता है। मतलब आपको ऐसी जगह दिखेगा जहाँ पे आपको आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। बी ऑप्शन बोलता है वे क्षेत्र जहां साइट पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा के बराबर होगी। मतलब आपका जो उत्सर्जित हो रही है और वहाँ पे जो सोखने का जो आपका सेम बैलेंस है, मतलब जितनी उत्सर्जित हो रही है वहाँ पे उतनी ही सोख ली जा रही है। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा क्षेत्र आपको कार्बन शून्य क्षेत्र मिलेगा। वह क्षेत्र जहाँ कोई ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं होती, क्या ऐसा क्षेत्र आपको कार्बन शून्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। वह क्षेत्र यहाँ कार्बन उत्सर्जन शून्य है, या आपको ऐसा क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो लीजिए सबसे पहले तो इसको मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। जल्दी जल्दी आप सब लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर भी करते हुए चलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हुए भी चलें कि आपकी क्वेश्चन आपको आंसर क्या क्या आ रहे हैं। और लास्ट में एक बार ज़रूर एनालाइज कीजिएगा कि आज आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं ना। तो चलिए जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। सबको ही आंसर करना है। आई होप सबने आंसर डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, है ना। क्या बोला है उसने कि वह क्षेत्र या साइड में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की शुद्ध मात्रा बराबर होगी, है ना। अशुद्ध और शुद्ध मात्रा दोनों कैसी होंगी, उत्सर्जित शुद्ध की गई मात्रा वो भी बराबर होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो भी कैसी चलेगी आपकी, बिल्कुल इक्वल। उत्सर्जित और उपयोग की गई पूछा है उसने, पहले तो उत्सर्जित की जा रही फिर उपयोग की गई, दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी, आपसे पूछा है जो आपके भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर आपको देना है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको देना है पोटेशियम आइसोसाइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड, जल्दी से बताइएगा, है ना। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। ये कब हुई थी, तो ये 1984 की घटना है, ये भी आपको याद रखना है। 2-3 दिसंबर रात को ये गैस का रिलीज, मतलब वहाँ से निकली थी गैस, क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है ना।
2-3 दिसंबर इस गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस समय जो दुर्घटना हुई थी उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपको ये बताना है। आपको कौन सा आपका चलाया गया था, तो जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन इसके लिए चलाया गया था। मैंने आगे भी अगर इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है कि कौन सा ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कौन सी इस कंपनी का नाम क्या था, है ना, जो आपकी इंडियन कार्बाइड कंपनी थी, है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इस कंपनी का नाम क्या है। इंडियन कार्बाइड है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है ना। तो जल्दी से आगे इसका कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ उन्हें भी डालते हुए, अगर आपको आते हैं उनको भी डालते हुए आपको चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिस्थितिकी की प्रथम अवस्था है। अगर परिस्थिति की हम प्रथम, परिस्थिति जो तंत्र है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। परिस्थिति के तंत्र के बारे में आपसे पूछा गया है ना, पानी, ऊर्जा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जल्दी से इसका आंसर आपको देना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते हुए चलेंगे और डालते हुए फटाफट चलेंगे ना। आंसर लगाना है आपको, क्या आंसर आपका होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ये आपका होता है ऊर्जा का पिरामिड, है ना, ये आपका क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ पे आपका प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और सबसे नीचे क्या होते हैं, आपके बनाने वाले, यानी हम बोल सकते हैं उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जैसे ऊर्जा कहाँ पे होगी, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और याद रखना, जब परिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट लेवल पे ही ऊर्जा आती है। क्या आती है, ऊर्जा आती है, जिसमें आपके शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी आते हैं। सर्वहारी टॉप पर आते हैं और इनकी संख्या सबसे कम होती है, ये भी आप याद रखना। और सबसे ज़्यादा संख्या आपको किसकी देखने को मिलेगी, आपको सबसे ज़्यादा संख्या आपको देखने मिलेगी शाकाहारी के। शाकाहारी के बाद आपको दूसरे नंबर पर कौन देखने को मिलेंगे, है ना, सबसे पहले तो आपको शाकाहारी देखने मिलेंगे। शाकाहारी के बाद दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेंगे, आपको मांसाहारी। तो फर्स्ट पे शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी और सबसे टॉप पे आपको कौन देखने को मिलेंगे, थर्ड नंबर पर सर्वहारी, है ना। तो याद रखना, इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो वो भी आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको खरगोश देखने को मिलेगा, है ना। खरगोश के बाद जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उनको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको कुत्ता देखने को मिलेगा, है ना, सियार देखने को मिलेगा। और सबसे ऊपर जैसे शेर वगैरह, बाघ, चीता, ये आपको ऊपर की ओर टॉप पे देखने को मिलेंगे ना। इसमें हाथी भी इधर देखने को मिलेगा, फर्स्ट पे हाथी, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलोका एक प्रकार का है। मलोका क्या है, एक प्रकार का खाना है, जानवर है, चिड़िया है या आपका मकान है। मलोका, इसका आंसर आपको जल्दी से देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी से आंसर देते हुए चलिएगा, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं कि मलोका एक प्रकार का क्या है। खाना है, खाना मतलब मलोका खाना को कहा जाता है, जानवर को कहा जाता है, चिड़िया को कहा जाता है या मकान को कहा जाता है। ऐसा आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर आप लगाइएगा कि मलोका एक प्रकार का है। क्या है मलोका एक प्रकार का। आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का मकान है। मकान को क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है। मकान को क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है। खाना नहीं है, जानवर नहीं है, चिड़िया नहीं है ना, ये इस प्रकार का नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, है ना, किस वर्ष शुरू किया गया था। एकीकृत जो वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है वो किस वर्ष किया गया था, IWMP आपका जो प्रबंधन कार्यक्रम है वो कब से, 2001, 1990, 1988 या 2002। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिएगा कि आपके कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ क्या क्या आप आंसर करने वाले हैं, तो फिर मैं आपको चेक करके भी बता सकती हूँ। जल्दी से आंसर करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा आपका 1990। 1990 में पहली बार वाटरशेड कार्यक्रम चालू किया गया था जल प्रबंधन के लिए, जल की समस्याओं को निदान करने के लिए ऐसे वाटरशेड इस तरीके के कार्यक्रम लेके आए थे। क्यों, देखिए घरों से निकल जो घर की छतें होती हैं, आप ना रोड आपने सुना ही होगा, आपका जो घर पे छत होती है उन पे वाटरशेड कार्यक्रम चलाया गया था। रूफ टॉप, है ना, जो वाटरशेड कार्यक्रम था वो भी आपने
सुना ही होगा, है ना। इसमें क्या छतों की पानी वगैरह जो आपका एकत्रित करके, कौन सा, वर्षा वाला पानी, कौन सा, बारिश का जो पानी होता है उसको एकत्रित करके धरती में वापस भेजना, जिससे आपका जो ज़मीनी स्तर का जो लेवल है, आपका जो भूमिगत स्तर पानी का स्तर होता है उसको बढ़ाया जा सके। ये कार्यक्रम सब आपको जल का एकीकरण, जल का प्रबंधन करने के लिए इन कार्यक्रमों को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी डेट याद रखिएगा, 1990 में चालू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन ज़मीन पर फैले होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपको आंसर देना है इसका। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। आंसर सब लोग लगाते हुए चलेंगे, है ना। चलिए आप जल्दी से आंसर करिएगा, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, है ना। ए से पौधों के बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे, है ना। जो कमज़ोर होते हैं उनका तना मतलब खड़ा नहीं, सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, उन्हें बेल कहते हैं, लता कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं या झाड़ियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालना है कि इसका आप आंसर क्या लगाने वाले। सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लता हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लता। जैसे आपने कद्दू की बेल तो देखी होगी, लौकी वगैरह की, अगर आपके आसपास कहीं पर बेलें लगती हैं, कभी आपने अगर नहीं देखी तो एक बार फोटोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने इसकी थ्योरिकल क्लास भी डाली है इन क्वेश्चंस की, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसमें भी मैंने बना के बताई हैं और साथ में आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाए, तो आपने नहीं देखी होंगी तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। इस तरीके की बेल होती है आपकी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना। मान लीजिए कोई बड़ा सा जैसे कद्दू बहुत बड़ा होता है शेप में, तो वो आप कभी भी देख लीजिए, बड़े बड़े पेड़ों पर जितने बड़े पेड़ होते हैं उतने ही छोटे उनमें फल लगते हैं, है ना। और जितनी छोटी छोटी बेलें होती हैं उनमें बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं। फल के अकॉर्डिंग ही उनको धरती पे रखना पड़ता है। अगर फल टंगे रहेंगे तो टूट जाएंगे, वजन के कारण फल खराब हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। इनके लिए ये बेलों का यूज़ करती है। ये लताएं होती हैं, लौकी वगैरह, इनकी जो बेलें होती हैं इस टाइप की होती हैं, याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर लता हो जाएगा। और ये इनके तना एकदम सीधा नहीं रहता है, एकदम खड़े जैसे पेड़ की तरह ये खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए इनको धरती पर लेटे ज़मीन पर फैली हुई होती हैं। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत पूछा है आपने, किसने प्रतिपादित किया था, इसका आंसर आपको देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते हुए चलिएगा कि सामाजिक विकास का कार्यक्रम सिद्धांत किसने, है ना। जल्दी से आंसर लगाइएगा इसका कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। अरस्तु, डार्विन, हर्डवर्ड स्पेस या स्कीनर। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपके सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। चलिए, आप आई होप आप लोगों ने सबने आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हार्वर्ड स्पेस, है ना। इनने क्या करा था? इनने आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक विकास, यानी जो हम लोग एक वातावरण में, तो सामाजिक वातावरण में रहते हैं जिसमें हमारा परिवार, हमारे समाज के लोग रहते हैं, उसमें हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, इस तरीके के जो विकास के सिद्धांत होते हैं उसमें किस तरीके से एक नया हम बोल सकते हैं समाज विकसित होता है, एक नया एक विकसित समाज, एक हम बोल सकते हैं यंगर जो नई पीढ़ी है वो किस तरीके से विकसित होती है, इस सब के बारे में इसमें बताया गया है ना। तो आगे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दंत चिकित्सक दांत दर्द निवारक के लिए किस तरह के ना फल खाने को कहते हैं? जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, अगर आपको दांतों में पेन हो रहा है तो वो किस तरीके के फल आपको खाने के लिए बोलेंगे, है ना। तो इसका आंसर दीजिएगा जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। आंसर, शुष्क फल, क्या सूखे फल खाने को बोलेंगे आपसे, ताजे फल खाने को बोलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स बोलेंगे, खट्टे एवं रसदार बोलेंगे आपसे खाने को, या मीठे या गूदेदार फल खाने को बोलेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है, उसने अगर विटामिन की क्लास नहीं देखी तो मैंने लास्ट क्लास विटामिन की डाली थी, जो जिससे आपसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप, है ना, विटामिन की क्लास। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी वो खट्टे और रसदार फल खाने को बोलते हैं। कैसे खट्टे? याद रखिएगा, खट्टे फलों में होती है विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे फलों में होता है आपका विटामिन सी होता है ना। और सी हमें ज़्यादातर आंवले वगैरह, खट्टे अनार वगैरह, माफ़ कीजिएगा, संतरा वगैरह, नींबू वगैरह में देखने को हमें मिलता है। पपीता में भी विटामिन सी देखने को मिलता है ना। ज़रूरी नहीं है सारे वो आपके खट्टे ही फल हों, कुछ ऐसे फल भी हैं जिनमें और भी विटामिन सी हमें देखने को मिल सकता है ना। जैसे मिर्ची में भी देखने को मिलता है, ग्रीन चिली जो होती है ना, हरी मिर्ची, उसमें भी देखने को मिलता है।
फिर इसके बाद ये आपके खट्टे होते हैं और रसदार होते हैं। रसदार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो उन्हें खाने में, चबाने में। जितने ही रसदार फ्रूट्स रहते हैं उनको हमें चबाना नहीं पड़ता है। जैसे तरबूज अगर आपने खाया, वाटरमेलन, तो उसमें उसका जो होता है बहुत ज़्यादा रस होता है। आप अगर दांतों से उनको चबाओगे तो उन्हें चबाने में मेहनत नहीं लगती है और आपके दांतों का निवारण भी होता है। उससे आपको ज़्यादा दांतों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो दांतों में दर्द नहीं होगा। और अगर वो रसदार रहेंगे और मान लीजिए खट्टे हैं, तो खट्टे आपके दांत दर्द होते हैं खट्टे की कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से। जैसे स्कर्वी रोग हो जाता है, इसमें है ना मसूड़ों में सूजन रहती है, उनमें है ना मवाद बन जाता है, उनसे ब्लड निकलता है, मुंह से बदबू आती है और दांत खराब हो जाते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से भी होता है ना, जो आपके मुंह में आपको देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं वो खट्टे और रसदार फल खाने को आपसे बोलते हैं, है ना। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो लीजिए इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, प्रोटीन या एंजाइम की कमी से होता है। जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। फटाफट सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे और सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे कि आप लोग क्या आंसर देना है इसका। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका। लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। तो विटामिन B1 से आपको कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी, देखिए बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स 12 तक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। बी कॉम्प्लेक्स 12 के होते हैं ज़्यादातर। आपको इससे बेरी बेरी जो रोग होगा ये देखने को मिलेगा, और है ना ब्लड से संबंधित रोग भी आपको इसमें से देखने को मिलता है ना। B1, B2, B12 तक होते हैं, उनसे आपको कौन से रोग देखने को मिलेगा? तो आपको उनसे जो एनीमिया संबंधित रोग है ये भी आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स से। तो विटामिन जो होते हैं तो इसमें से आपके 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, जो आपके कुछ है ना जल में घुले हुए होते हैं, कुछ वसा में घुले हुए होते हैं। तो जल में कौन से घुले होते हैं? बी और सी जो होता है, बी और सी आपका जो विटामिन होता है ये दोनों जल में घुले हुए होते हैं, मतलब जल में। इनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन के सहारे हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हम पानी पीते हैं, पानी फिर यूरिन निर्माण होता है, यूरिन के सहारे ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मगर जो वसा में घुले हुए विटामिन होते हैं वो लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं, है ना। तो उनकी हमें कम आवश्यकता होती है, इसलिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदर, सिंह और चूहा का घर क्रमशः है, मतलब इनमें से बंदर और सिंह और चूहा कहाँ पर रहने को आपको देखने को मिलते हैं। चलिए पहले तो मैं टाइम दे देती हूँ आपको, तो आप जल्दी से आंसर जैसे ही आपको पता चले तो आप आंसर लगा सकें। देखिए घोंसला, पेड़ या गुफा, गुफा, बिल या पेड़, पेड़, गुफा या बिल, है ना। बिल, पेड़ या गुफा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जल्दी इसका आंसर भी कर देंगे। जल्दी जल्दी आपका आंसर भी करिएगा कि इसका आप आंसर क्या लगाएंगे, है ना। सब लोग आंसर लगाते हुए चले, ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, 20 सेकेंड का है, तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, राइट हो जाएगा इसका, है ना। पेड़, बंदर पेड़ पे रहता है ना। सिंह यानी आपका शेर गुफा में रहता है, और चूहा कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है। तो ये आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैमर्स, है ना, किसके द्वारा एक मिशन है? हैमर्स जो है वो किसका मिशन है आपसे पूछा गया है ना। हैमर्स, चल बताइएगा, नासा, DRDO, जाक्सा या इसरो। तो इसका आंसर आपको देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग, है ना। सबको ही आंसर करना है और सब लोग ही आंसर करते हुए चलेंगे। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में डालते हुए भी चलना है। तो जल्दी से सब लोग आंसर करते हुए चले, कमेंट बॉक्स में डालते हुए भी आंसर चलें। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका नासा। नासा यानी जो अमेरिका की कंपनी है ये नासा, DRDO आपके इंडियन की है, इसरो इंडियन कंपनी है, और जाक्सा जापान की कंपनी, याद रखना। ये है ना आपका नासा अमेरिका का स्पेस सेंटर है ना। इसरो इंडिया का स्पेस सेंटर है, और जाक्सा जो है आपका जापान का स्पेस सेंटर, याद रखना। और DRDO हमारी कंपनी है जो हमारे भारत इंडियन जो एयरफोर्स, इंडियन जो हमारी फोर्स है, आर्मी है, सबके लिए क्या बनाती है? हथियारों का निर्माण करती है।
ये आप याद रखना। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी ये आप बता सकते हैं क्या मुझे? और इसरो की तो हुई थी 1996 में इसरो की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। विश्व बीज व्यापार सांख्यिकी के अनुसार भारत में दुनिया के घरेलू बीज बाजार का सबसे बड़ा आकार है। आपसे पूछा गया है कि विश्व जो आपका है बीज व्यापार सांख्यिकी के अनुसार, मतलब आपका जो विश्व बीज सांख्यिकी है उसने ये बोला है कि भारत में दुनिया के घरेलू बीज बाजार का सबसे बड़ा आकार है। अब कौन से नंबर का ये पूछा है, 5वां, 6ठा, 7वां या आपका 10वां? तो इसका आंसर आपको देना है कि हमारा जो घरेलू बीज बाजार है वो कौन से नंबर पे आता है। मतलब हम इतना बीजों का क्या करके रखते हैं, संग्रहण करके रखते हैं हमारे पास। चलिए इसे आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो लीजिए इसका आंसर हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, छठे नंबर पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो भारत में दुनिया के घरेलू बीज बाजार का छठे सबसे बड़ा आकार है, मतलब छठे नंबर पे है हम बीजों को एकत्रित करके रखने का और बीजस को बना के रखने का। अभी आपने अगर करंट में सुना होगा लहरीबाई, है ना, लहरीबाई डिंडोरी की हैं। हमारा जिला जो है डिंडोरी वहाँ की है, जिन्हें बीज बैंक मतलब बीजों को एकत्रित करने के लिए क्या मिला है, उनको अवार्ड मिला है। ये आपको नारी सशक्ति पुरस्कार भी दिया गया है लेरीबाई को। ये आपने अगर सुना होगा, डिंडोरी से संबंधित है, बेगा जनजाति की। ये भी आप याद रखते हुए चलेगा अगर आपको पता नहीं है तो। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत का पूछा है। और प्रथम उर्वरक कारखाना मतलब जो आपका खाद संबंधित है, जो आपके फसलों में डाला जाता है उर्वरक, उसके बारे में पूछा गया है। कहाँ खोला गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? इसका आंसर दीजिएगा कि आप क्या देने वाले हैं इसका आंसर, कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। उर्वरक पूछा गया है, कारखाना, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, उर्वरक कारखाना खोला गया था पहली बार, है ना, ये आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, है ना, क्या ये कथन सही है? क्या पूरा है इसमें? भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, क्या ये सही है? हाँ, नहीं, भारत में तिलहन का उत्पादन नहीं होता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, है ना। अब आपका इसका आंसर क्या देने वाले हैं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। क्या भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में? ऐसा आपसे पूछा गया है। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इसका? जल्दी से लगाइएगा इसका आंसर। आपको आंसर लगाते हुए चलना है। हाँ, नहीं, भारत में तिलहन का उत्पादन नहीं होता, ये तो गलत है। भारत में तिलहन का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में। भारत में अकेला सोयाबीन उत्पादन नहीं किया जाता। देखिए, जैसे चावल का तेल बनता है, इसके बाद आपका सरसों का तेल बनता है, जो मस्टर्ड होता है उसका तेल बनता है, तिल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, नारियल का होता है। कितने अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ तेलों का उत्पादन किया जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ा तेल का उत्पादन देश कौन सा है? भारत है। ये आप याद रखते हुए चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से क्या भौतिक कृषि निवेश नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भौतिक कृषि निवेश नहीं है? सूर्य का प्रकाश, श्रम, मृदा और वर्षा। भौतिक मतलब जो भौतिक रूप से निवेश की जाती है ना, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो लीजिए इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, कि निम्न में से क्या भौतिक कृषि का आपका देखने को नहीं मिलेगा निवेश देखने। सूर्य का प्रकाश, क्या भौतिक कृषि के अंदर निवेश किया जाता है? श्रम का भौतिक कृषि के अंदर निवेश किया जाता है? मृदा का किया जाता है या वर्षा का किया जाता है? आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। फटाफट सब लोगों को आंसर करते हुए चलना है। चलिए आपका खत्म हो गया है। उसका आंसर हो जाएगा श्रम। श्रम जो है वो भौतिक कृषि के अंतर्गत नहीं आता, मानवीय के अंतर्गत आता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति देती है, मृदा प्रकृति देती है, वर्षा प्रकृति देती है ना। तो याद रखिएगा ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके भौतिक निवेश के अंतर्गत आएंगे। मगर श्रम जो आपका होता है वो मानवीय निवेश के अंतर्गत आता है।
ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? कौन सा सिंचाई का इनमें से पारंपरिक तरीका आपको देखने को मिलेगा? आपको उपसतही ड्रिपिंग तंत्र देखने को मिलेगा, चेन पंप देखने को मिलेंगे, छिड़काव तंत्र देखने को मिलेगा, या ड्रिप तंत्र देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपको लगाना। चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट सब लोग लगाते हुए चलें कि इसका आंसर क्या रहेंगे। सबको ही आंसर लगाते हुए चलना है ना, सब लोग आंसर लगाते हुए फटाफट चला करें। चलिए चेन पंप में, चेन पंप जो है वो एक पारंपरिक मतलब पुराने समय से ही चलता आ रहा है। ये आपका चेन पंप है ना, ये आपके बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है चेन पंप। तो ये कैसा एक पारंपरिक तरीका है। आपका उपसतही ड्रिपिंग तंत्र जो है वो अभी नया है, मतलब हम आधुनिक बोल सकते हैं। छिड़काव तंत्र है, ये भी आधुनिक तरीका है, और ड्रिप तंत्र है, ये भी आपका आधुनिक तरीका आपको देखने को मिलेगा। मगर आपको चेन पंप जो ड्रिप होती है, सिंचाई परंपरा जो होती है, वो आपको पुरानी देखने को मिलेगी, है ना। ये आप याद रखते हुए चलेगा। आपको सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो आपकी ब्यास और सतलुज नदी से निकली है। ये भी आपको याद रखना। ये पंजाब राजस्थान तक आई है नहर। कहाँ तक आई है? पंजाब राजस्थान, है ना, क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए आपको राजस्थान में सिंचाई समस्याओं को निवारण करने के लिए नहर का निर्माण किया गया था, है ना। हमारे इधर भी तो चंबल नहर का निर्माण, चंबल, फिर इसके बाद गंगा, है ना, एक्सप्रेस जो बने हैं नहर वगैरह हमारे चंबल साइड वाले क्षेत्र में बनाए गए हैं, ताकि उनमें पानी की समस्याओं को निवारण किया गया है ना। कहाँ पर? आपको चंबल वाला क्षेत्र जो है ना, उसमें देख संभाग जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जल्दी से आपको लगाना है। इसका आंसर लगाते हुए आपको चलना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि चाय की जो पहाड़ियाँ क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको कैसी जलवायु देखने को मिलेगी? ठंडी पाला वाली जलवायु, ठंडी पाला रहित जलवायु, कोष्ण पाला वाली जलवायु, या कोष्ण पाला रहित जलवायु। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको ही देना है आंसर, और सब लोग लगाते हुए भी चलेंगे। फटाफट सब लोग आंसर करिएगा इसका। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो गया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोष्ण पाला रहित जलवायु। अगर चाय की झाड़ियाँ, आपको पता है चाय की खेती कहाँ पे होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है, जहाँ पे वर्षा तो बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा कैसी होती है? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मगर वहाँ पे वर्षा का पानी ढलान होने के कारण, मतलब आपके यहाँ पे जो ढलान होने के कारण क्या होता है, नीचे बह जाता है और उनकी पत्तियों को पानी मिल जाता है। इसलिए हमें कोष्ण जलवायु और पाला रहित चाहिए होती है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, कि प्रायोगिक कौशल निम्नलिखित में से किस तरीके से छात्रों में ड्राइंग, जो ड्राइंग होती है, ये एक साथ है, ड्राइंग कौशल में सुधार करने में मदद करता है ना। अगर किस तरीके से उन्हें ड्राइंग्स, अगर हमें उनकी ड्राइंग कौशल को सुधारना है तो उसमें क्या चीज़ मदद करती है? आरेखन, परिपथ आरेख, अवलोकन न किए गए डेटा से मानचित्र बनाना। ये आप क्या आंसर देने वाले हैं इसका? आपको कूट में आंसर दिए गए हैं, तो उसमें से आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। लीजिए, पहले टाइम ले लीजिएगा, है ना। आपसे ड्राइंग कौशल के तरीके को अगर हमें सुधारना है कि आरेखन परिपत्र की आरेख चाहिए होता है, या अवलोकन ना किए गए डेटा से मानचित्र बनाना, या ये आपको सही है ना। केवल एक, केवल दो, है ना, दो, तीन, दो और एक दोनों सही है या दोनों गलत है। जल्दी से आंसर इसका दे दीजिएगा मुझे कि आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको आंसर लगाते हुए चलना है ना। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही। अगर हमको किसी भी आरेखन को, सबसे पहले तो हमें उसकी आरेखन परिपथ की जानकारी भी प्राप्त होना चाहिए, और कभी कभी हमें ऐसे चित्र भी बना लेना चाहिए जिनकी हमें जानकारी, मतलब जिनके बारे में हम अवलोकन नहीं किया है, मगर फिर भी अगर हमने कहीं से पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हम पढ़ाई के अनुसार उसको बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, कि अर्थशास्त्र पढ़ने की किस पद्धति में शिक्षक और छात्र मिलकर रियलिटी शो जैसी स्थिति का उपयोग करके अर्थशास्त्र के सिद्धांत को समझ सकते हैं? रियलिटी शो यानी हम जो सीरियल्स वगैरह देते हैं उनके बारे में पूछा गया है आपसे। दीजिए, पहले तो टाइमर ले लीजिएगा, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा कि आप आंसर क्या लगाएंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। चर्चा करके अर्थशास्त्र में सिलुमेशन का मतलब जो सिलुमेशन होता है उसको करके यह समस्या आधारित सीखना, अवधारणा मानचित्र के माध्यम से सीखना। चलिए इसका आंसर लगाइएगा कि आप आंसर क्या देंगे इसमें, अगर हमें अर्थशास्त्र को सीखना है।
तो हम किस तरीके से सीख सकते हैं, इसका आंसर आपको लगाते हुए चलना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। लीजिए, इसका आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका आंसर आपका जो है वो आपका आएगा बी, है ना। कैसे करके कर सकते हैं हम अर्थशास्त्र में, है ना, सलेशन खेल कर, कैसे जो भी चीज़ें हम खेल कर, प्ले कर कर या उसको बनाकर हम इन चीज़ों को समझा सकते हैं। अर्थशास्त्र मतलब जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अधिगम के संसाधन को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो अधिगम का संसाधन उसमें हम मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं उसे, संस्थागत संसाधन, मीडिया संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या गोपनीय संसाधन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए से इसमें दीजिएगा कि आप कमेंट करके आंसर क्या लगाने वाले हैं ना, तो मुझे कमेंट करके आंसर जल्दी से आपको देना है। फटाफट आप आंसर करते हुए चलेंगे कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं ना, सबको ही आंसर करते हुए चलना है। चलिए से सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें कौन से मोटे तौर पे आप लेंगे, तो आप संस्थागत संसाधन को लेंगे, मीडिया संसाधन को लेंगे, मानव निर्मित संसाधन को लेंगे। इसमें गोपनीय संसाधन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा शहर ताज टेफेजियम का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा है जो ताज टेफेजियम है उसका हिस्सा नहीं है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा या गाजियाबाद। जल्दी से आंसर दीजिएगा ताज टेफेगज का। जल्दी से सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप क्या लगा रहे हैं और उसको क्या लिख के आप आंसर देंगे। जल्दी से बताइएगा। टेपेजियम है ना, टास टेपेजियम के बारे में पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, गाजियाबाद नहीं, मतलब आगरा, फिरोजाबाद और आपका मथुरा। मथुरा के पेठे, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ वगैरह जो होती हैं बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, और आगरा में आपका आगरे का किला और आगरे का ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आपदा नहीं है जो प्रकृति और मानव निर्मित दोनों हो सकती है। इनमें से कौन सी आपदा नहीं है, ना तो जो प्राकृतिक निर्मित है ना ही मानव निर्मित है। चलिए इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिएगा। युद्ध, भूकंप, दावानल या आपका भूस्खलन। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। चलिए से आंसर सब लोगों को करना है। दावानल जो फॉरेस्ट में आग नहीं लग जाती है उसके बारे में बोला है ना। चलिए आगे दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध। युद्ध जो है ना तो ये प्राकृतिक आपदा है और ना ही मानव निर्मित आपदा भी इसे बोल सकते हैं ना, है ना, जो ना तो प्राकृतिक है ना ही मानव निर्मित है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। करते मानव ही हैं मगर मानव इसे खुद ही नहीं करते हैं, किसी कारणवश अगर हो रही है बात अलग है, मानव खुद से इसे निर्मित नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आपकी प्राथमिक ग्रेड को मानचित्र पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। प्राथमिक ग्रेड के बारे में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसका, तो मैं आंसर आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर नक्शा बनाना और शिक्षार्थियों से विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए कहना। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों को उनके घर से भारत का नक्शा लाने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद शिक्षार्थियों को एक एटलस दिखाया जाए और उसमें विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए कहा जाए। शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वो, है ना, को स्वयं के प्रतीक, है ना, को उनको का उपयोग करके और चीज़ों की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करके उनके आसपास के मानचित्र बनाने में सुविधा प्रदान करना। अब आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं, तो इसका आप आंसर लगाइएगा। मैसेज
इसे छोटा कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ, आपको ये पूरा दिख जाएगा। इसका आंसर आपको लगाना, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। ये आपका टाइम भी आपको दे दिया गया है। अब एक बार पूरा क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा और फटाफट इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। लीजिए, आप इसका आंसर क्या लगाने वाले, सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लगाएंगे। आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। क्या बोल रहा है डी ऑप्शन, कि शिक्षार्थियों के उसके स्वयं के प्रतीकों का प्रयोग करके, मतलब आपका अगर मानचित्र हो जाता है तो आपको पता है, आपको जब मानचित्र दिए जाते हैं तो साइड में इस तरीके की लाइनें आपको ड्रॉ मिलती हैं। इसमें ये बता दिया जाता है, अगर सर्कल बना है तो कोरा होगा, है ना। अगर ट्राइंगल बना है तो वहाँ पर, है ना, आपको देखने को मिलेगा फसलें लगी होंगी और इस तरीके की छोटी छोटी लाइन खींच देती है तो छोटी रेल क्रॉसिंग होती है, और दो इस तरीके की लाइन होती है तो बड़ी रेल क्रॉसिंग होती है। आपने देखा होगा इस तरीके की। अगर हम छोटे बच्चों को मानचित्र के बारे में कुछ सिखा रहे हैं तो उनसे बोला जाए, अगर आप अपने स्वयं के ही आप चाहें तो एक मानचित्र पर खुद के क्या बना सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं, है ना, यानी साइन बना सकते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, जब वो खुद के साइन बनाएगा तो उसे पता रहेगा कि मैंने छोटी रेल पट्टी, जो बड़ी रेल होती है, या कोहरा, तूफान, पेड़, फसलें, गेहूं वगैरह के कैसे साइन बनाए। तो जब वो साइन बनाएगा तो उसकी जगह भी याद रखेगा कि मैंने इनको किन किन जगह पे बनाया था। तो इससे बच्चे को बहुत जल्दी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और साथ में वो समझेगा कि इन चीज़ों को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। अगर हम पर्यावरणीय को क्षति को रोकना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप आंसर इसका क्या देने वाले हैं, है ना। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनःचक्रण करेंगे, भूमि भराव करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, या औद्योगिकरण करेंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। फटाफट सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सबको ही आंसर देना भी है। सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। चलिए, आंसर है आपका ए। हम क्या करेंगे, कम, किसी भी चीज़ का कम उपयोग करेंगे। अगर वो पुनः उपयोग में आ रही है तो उसे पुनः उपयोग में लेकर आएंगे, और अगर उसका पुनः चक्रण हो रहा है, अब वो खराब हो चुकी है मगर हम उसका पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग कर सकते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। रीयूज, रिसाइकलिंग, है ना, रिड्यूस, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ना। भूमि में भराव नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम गड्ढा खोद के भूमि में एकत्रित नहीं करेंगे। वनों की कटाई तो डेंजरस हो जाएगी हमारे लिए। औद्योगिकरण तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी, समस्या, प्रदूषण का कारण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओजोन छिद्र क्या है, इसमें पूछा गया है ओजोन छिद्र होता क्या है। वातावरण में छिद्र होता है कि जलमंडल में छिद्र होता है, क्षोभ मंडल में छिद्र होता है, कि ओजोन परत का एक विनाश है ना। ऐसा आपको पूछा गया है ओजोन छिद्र क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, आप क्या देने वाले इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलिएगा, है ना। सबसे पहले आंसर दीजिएगा, सबसे पहले कौन देता है आंसर और जल्दी जल्दी आंसर कौन करता है इसका। सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सबको ही आंसर इसका देना भी है। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा कि आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं इसका। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो गया है। तो ओजोन छिद्र क्या है, आपका ओजोन परत में विनाश है, मतलब आपकी ओजोन परत में होने वाला ये छिद्र है, जिसे ये ओजोन परत है और इसमें हमने इस तरीके का एक छिद्र कर दिया। ऐसा आपको छिद्र देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पे देखने मिलेगा, अंटार्कटिका पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वहीं खोजा गया था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत क्या होती है, तो ओजोन परत ये हमारी क्षोभ मंडल में पाई जाती, समताप मंडल में पाई जाती है, और ये क्या करती है, सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से, हम अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, जिससे हम पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव, जंतु, जीव जंतु या प्रकृति जो है वो बची रहे। मगर जो आपके प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है कि ओजोन परत में धीरे धीरे क्या पतली होती जा रही है और उसमें छिद्र देखने को मिलते हैं, जिससे सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर प्रवेश कर जाती हैं, और उससे कैंसर, है ना, अस्थमा, स्किन कैंसर, बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, आपको मोतियाबिंद वगैरह जैसे बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण के द्वारा अधिकतम
व्यक्ति किस संख्या का सहयोग कहलाता है? संख्या में सहयोग पूछा है आपसे। जैविक विभव, वहन क्षमता, जल संख्या आधार या पर्यावरणीय अवरोध। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या देंगे इसका। सब लोगों को आंसर करना है और सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। जल्दी जल्दी करिए, फटाफट आंसर आपके दीजिएगा। चलिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है और आई होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहन क्षमता। तो आपका जो व्यक्ति द्वारा अधिकतम पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। अगर किसी में अधिक व्यक्तियों की संख्या आपको कहीं स्थान पर देखने को मिल रही है तो वो उस जगह पे अपन क्या यूज़ करेंगे? वर्ड यूज़ करेंगे, वहन क्षमता का वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। पर्यावरण अवरोधक नहीं बोलेंगे, जनसंख्या आधार भी नहीं बोलेंगे और जैव विभव भी नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस शिक्षण आधारित है ना, आधारित है। किस पर आधारित है आपसे पूछा गया है? प्राइमरी स्तर पर, है ना। ईवीएस कैसा आधारित है आपसे पूछा गया है? क्या वो केवल सिद्धांत आधारित है ना, थ्योरिकल प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या देंगे। सबको आंसर करते हुए चलना है और सभी इसका आंसर देते हुए भी चलेंगे, है ना। सब लोगों को आंसर करना है इसका। फटाफट आंसर करिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले। सबको आंसर लगाना है इसमें, है ना। प्राइमरी स्तर पर अगर हम ईवीएस का शिक्षण यानी पढ़ने का तरीका देखें तो वो क्या होता है? केवल सिद्धांत, हमें केवल थ्योरी पढ़ा दी जाती है ना। केवल थ्योरी कम प्रैक्टिकल होता है कि हमें बस प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ा दी गई है। या फिर इसके बाद हमको आपको थ्योरी एवं थ्योरी कम होगी और आपके एक्टिविटी ज़्यादा करवाएंगे, उनको सिखाएंगे ये करो वो करो ऐसा करवाएंगे, या केवल प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो जल्दी से फिर इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा सी। इसमें थ्योरी कम होती है और एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाती है। थ्योरी मतलब जब प्राइमरी से बच्चों को, जब छोटे बच्चों को पर्यावरण से संबंधित कोई चीज़ सिखाई जाती है तो पर्यावरण में सबसे पहले उन्हें प्रैक्टिकल करवाई जाती है। क्या करवाए जाते हैं? प्रैक्टिकल। पेड़ों को दिखाया जाता है, पर्यावरण को समझाया जाता है, फिर उनको थोड़ी बहुत थ्योरी करवाई जाती है। उनमें छोटे से बच्चों को थ्योरी नहीं सिखाई जाती है, उनको प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाया जाता है। पेड़ पौधे से संबंधित उनकी जानकारी, उनका छूना, छोटे पेड़ कैसे होते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसी होती, मुलायम होती, कठोर होती, इन सब के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक जो होता है मतलब जो होता है वो पेनिसिलिन मतलब जो दर्द निवारक होता है, वो बैक्टीरिया जो हम हमारे शरीर में अगर हम किसी चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं उसका, उस पर जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ किस तरीके से काम करेगा? बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जीवाणु के केंद्र पर कार्य करता है, कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है, या मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि करता है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करते हुए आप सबको चलना है, इसका राइट आंसर आपको लगाना है। चलिए जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सब लोग लगाते हुए भी चलेंगे। सबको आंसर देना है और सबको आंसर टिक भी करते हुए चलना है। जल्दी जल्दी करिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा इसका। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या करता है ये? कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है। देखो बैक्टीरिया के विकास को तो रोक देगा, मगर वो क्या करता है? सबसे पहले जो कोशिका भित्ति होती हैं, मतलब आपकी जो बैक्टीरिया जो होती हैं उनकी जो जीवाणु से ही बैक्टीरिया बोल रहे हैं, जीवाणु और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होगी अगर वो ही ज़्यादा बन नहीं पाएगी तो वो उसका जो अपने आप उसकी वृद्धि कैसे हो जाएगी? रुक जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण दिन के समय मौसम काफ़ी असहनीय हो जाता है। इसे आमतौर पर इस रूप को जाना जाता है। अगर ज़्यादा देखो ज़्यादा क्या है? उच्च तापमान है और आर्द्रता है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। आपको एकदम, आपने देखा होगा एकदम चिपचिपा टाइप का आपको फील होता है। उसको आप उस मौसम में काफ़ी असहनीय होता है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करते, इतनी घबराहट सी होती है, सफोकेशन फील होता है ना, क्योंकि वो चिपचिप गर्मी है, ऊपर से इतना चिपचिप अजीब सा होता है। उसे क्या कहते हैं? काल वैशाखी, अक्टूबर की गर्मी कहते हैं, बारडोली, छीर रहा कहते हैं, या मानसून कहते हैं? क्या कहते हैं आपको ये बताना है।
नीचे इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, आपको वो क्या आंसर इसका देने वाले हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, गर्मी होती है, और ऊपर से हल्का सी आर्द्रता वाली वो चिपचिपपन जो आ जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो उसका आप आंसर क्या लगाएंगे, जल्दी से लगाइएगा कि इसका राइट आंसर आप क्या देने वाले हैं। चलिए, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। तो अक्टूबर में जब आपने देखा होगा अक्टूबर के टाइम पे कैसे अजीब सा चिपचिपापन आपको देखने को मिलेगा, और गर्मी में ह्यूमिडिटी जो आपको रहती है उस टाइप की देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CFC लगातार तापमान मंडल में होने से जो आपका रेडिकल उत्पन्न करता है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ये पूछना है CFC क्या है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, परोक्सी एसाइल, आपका जो परोक्सी साइल होता है नाइट्रेट है वो है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन है। तो क्या है आपसे पूछा गया है, नुकसान पहुंचाता है आपसे पूछा है, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या है, ये पूछा गया है आपका CFC। तो इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा CFC के बारे में। कौन सा रेडिकल जो उत्पन्न कर रहा है उसके बारे में पूछा गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, परोक्सी है ना, परोक्सी आपका जो इसाइल होता है, नाइट्रेट होता है, इथाइल नाइट जो होता है, इसके बारे में पूछा गया है, या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, क्लोरीन के बारे में। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप आंसर इसका क्या देने वाले हैं। लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो गया, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्लोरीन, है ना। क्या कहते हैं, क्लोरीन। तो जो आपका CFC होता है, क्या होता है CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ये क्या करती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपका जो ओजोन परत है उसका भी जो वायुमंडल में रेडिएशन को उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है, समताप मंडल में लगातार जो ओजोन परत है उसका क्षय होता चला जाता है। ये आपके किस्म जैसे पहले फ्रीजों में कूलिंग के तौर पे इसे डाला जाता था, AC वगैरह में डाला जाता था, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। जो डिओड्रेंट होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारे प्रकृति को और हमारी जो ओजोन परत है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु तेल खाने वाला जीवाणु है जो समुद्र में फैले तेल को साफ करता है ना। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। चलिए से सब लोग आंसर करिएगा इसका, इस क्वेश्चन का क्या नाम है उसका, कॉलीफॉर्म है, या अल्केनी बोरेक्स है, या थियोवैक्सीलस है, या स्ट्रेटोकोकस है। जल्दी से इसका नाम दीजिएगा, इसका आप आंसर क्या लगाएंगे। फटाफट इसका आंसर लगाते हुए चलिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको आंसर करते हुए चलना है इस क्वेश्चन का, सब लोग ही आंसर करेंगे, सबको ही करना है, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। चलिए इसका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है ना। तो निवोरेक्स क्या होता है कि जो आपका प्रदूषण होता है समुद्र में, जहाज वगैरह चलते हैं तो इनमें से क्या होता है, तेल का रिसाव होता है। क्या होता है, तेल का रिसाव हो जाता है। अब इस तेल को हम सब पानी से कैसे अलग करेंगे, बहुत ज़्यादा जटिल काम होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये समुद्री में रहता है, और ये क्या करता है, तेल को खाता है ना, जो समुद्र में फैले हुए तेल को खाता है और समुद्र की सफाई करता है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर जो क्षेत्र है आपका, छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा, उसमें मुंडा और संथाल जनजातियाँ रहती है, वो किस पेड़ की पूजा करती हैं। आपसे पूछा गया उस पेड़ का आपके बारे में आपको बताना, जल्दी से बताइएगा आप क्या आंसर देंगे इसका। महुआ और कम्बन का पेड़ की पूजा करते हैं, इमली और आम के पेड़ की करते हैं, पीपल और बरगद की करते हैं, केले और नारियल की करते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं। फटाफट लगाते हुए चलिएगा, फटाफट इसका आंसर देते हुए भी चलिए। चलिए इसका टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, महुआ और कदम, है ना। कदम के फूल की क्या करते, पेड़ की ये लोग पूजा करते हैं, कौन, मुंडा और संथाल जनजाति, है ना। तो संथाल द्वारा कौन सा आपका त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको याद रखते हुए चलना, बहुत फेमस है। जो कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड, जो कहाँ पे मनाया जाता है आपका झारखंड में मनाया जाता है, याद रखते हुए चलना है, बहुत अच्छे से इसे
करते हुए चलना। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी जाने से पहले कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर जाइएगा। और आज कोई भी हमारी क्लास में नया ज्वाइन है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपको अब डेली मिलेगी वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए। तो आपके जो ईवीएस है उससे रिलेटिव आपको दोनों में देखने को मिलेगी। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।